Hello everyone, myself Shruti Garg and I welcomes you all on my channel that is Shruti Garg Knowledge Hub. Today we are going to continue our chapter that is demand for microeconomics for class 11 and in the previous videos we already had covered some topics like what is demand and what are the factors affecting demand. We also had covered demand curve, demand schedule and demand function. In this video, we are going to cover law of demand. What is law of demand? It's very important topic from the exam point of view too. So we are going to discuss regarding this topic. But before starting this session, I request you, please subscribe my channel and like my videos. If share my videos as much as possible. So let's start the session. What is law of demand? Law of demand होता क्या है? So in the first video we already had studied what is demand. Demand means कि जब कोई person किसी चीज को खरीदने के लिए ready हो, willingness होनी चाहिए, price होना चाहिए और उस point of time पर जब वो खरीदने के लिए तैयार होता है, जिस वक्त उस पर पैसे हैं, प्लस वो खरीदना भी चाहता है और वो उस पैसे को खर्च करने के लिए तैयार भी है. That is called as demand. So law of demand क्या कहता है कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होती है. कैसे होती है कि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते चले जाएं तो उसकी जो डिमांड होती है वो घटती चली जाती है. बहुत सिंपल टॉपिक है, हम रोजाना की जिंदगी में भी अपने आप देखते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल किसी चीज के प्राइस सडनली राइज हो गए. लाइक फॉर एग्जांपल आप आइसक्रीम गए, आइसक्रीम पार्लर गए, ठीक है, आपको पता लगता है कि जो 50 रुपीज़ वाली आइसक्रीम है वो 100 रुपीज़ की हो गई है, 80 रुपीज़ की हो गई है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू कि अगर आपका पहले मन था कि मैं ज़्यादा आइसक्रीम लूँगा, अब आप सोचते हैं भाई इतनी महंगी है, चलो थोड़ा कम ले लेते हैं, है ना. आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, आप XYZ मैक्सिमम ऑफ द कॉमोडिटी, उनका क्या रिलेशनशिप होता है प्राइस के साथ? अपोजिट रिलेशनशिप होता है. इफ द प्राइस राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्लाइन. सो दिस इज आवर लॉ ऑफ डिमांड से the inverse relationship between price and quantity demanded, keeping other factors remain constant. कि जब आप दूसरे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखें, यहाँ पर ये चार बातें, ये जो चार शब्द है ना, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये नहीं होगा तो लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन इनकम्प्लीट हो जाती है. सो कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, और आगे लिखा है सेट्रिस पैरिबस. सेट्रिस पैरिबस इसका अपोजिट, यानी कि अगर किसी चीज के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी डिमांड डिक्लाइन होती है, और अगर किसी चीज के प्राइस कम हो जाते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है. लाइक फॉर एग्जांपल आप मार्केट में फ्रूट्स परचेज करने जाते हैं, तो जब फ्रूट्स परचेज करने जाते हैं तो कोई फ्रूट्स होते हैं जो थोड़े सस्ते होते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो महंगे हो रहे हैं. सीजनल टू सीजन डिपेंड करता है. लाइक अगर आप पोमीग्रेनेट यानी कि अनार खरीदने जा रहे हैं तो वो अगर महंगा होता है तो आप कम परचेज करते हैं, ठीक है. मौसमी खरीदने जा रहे हैं, सस्ती है तो कम खरीद लेते हैं. डिपेंड ऑन सीजन टू सीजन की क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ थोड़ी महंगी है. लेकिन एक चीज़ आपने देखी कि अगर किसी चीज़ के प्राइस ज़्यादा हैं तो आप उसकी डिमांड कम कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड एज सेट्रिस पैरिबस. इनकी जो डेफिनेशन ऊपर बोली गई है उसका जस्ट अपोजिट, कि अगर मैं कह रही हूँ कि प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्लाइन होती है तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी. ठीक, प्राइस के बढ़ने से QD कम, तो प्राइस के कम होने पर QD ज्यादा. नाउ व्हाट इज अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. व्हाट इज अदर फैक्टर्स? सो रिकॉल इन द फर्स्ट वीडियो वी ऑलरेडी हैड डिस्कस्ड व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिमांड, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग क्वांटिटी डिमांडेड. हमने इसमें पढ़ा था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. तो इसमें से जो प्राइस ऑफ द और योर ओन कॉमोडिटी है, यानी कि आपके खुद के जो प्रोडक्ट के प्राइस है, अगर आप उसको छोड़ दें, यानी कि अगर मेरे खुद के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आ रहा है वो एक अलग बात, लेकिन जब मैं खुद के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज देख रही हूँ तो बाकी सब चीजें क्या रखूंगी? कांस्टेंट रखूंगी. तब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा. यानी कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड भी चेंज नहीं हुए, यानी कि माना फॉर एग्जाम्पल मैं पेप्सी का सेल करती हूँ या कोलगेट सेल करती हूँ, तो कोलगेट में सेल कर रही हूँ लेकिन जो अदर प्रोडक्ट है जैसे लाइक रेड टूथपेस्ट है, ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, वो कांस्टेंट है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड, यानी कि अगर मैं कार एंड पेट्रोल का या ब्रेड एंड बटर का एग्जांपल ले रही हूँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड में,
तो इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उनके प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज नहीं आया, इनकम में, टेस्ट प्रेफरेंस में या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में भी किसी का कोई चेंज नहीं है। इट मीन्स दैट कि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि अगर मैंने खुद के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज करें तब मेरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड में क्या असर आएगा। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर? सो दिस इज द कर्व ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑन द वाई एक्सिस वी टेक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ऑन द एक्स एक्सिस वी टेक क्वांटिटी डिमांडेड, and we can see कि as the price decline the quantity demanded rises, and what this DD shows inverse relationship। ये क्या शो कर रहा है कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग। DD is downward sloping because the relationship between price and quantity demanded is inverse. Now demand schedule we already discussed, but again we can see कि प्राइस 54321 एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो टैबुलर प्रेजेंटेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की। सो इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड इन एग्जाम, सो आप उसमें डेफिनेशन भी लिखेंगे अदर थिंग्स की रिमेनिंग कांस्टेंट के साथ। उसके अंदर आप इसकी एजम्पशन जरूर लिख कर आएंगे, डायग्राम बनाएंगे और शेड्यूल बनाकर आएंगे। ठीक है, इफ दे आस्क द क्वेश्चन, अगर 1 मार्क में आया है तो डेफिनेशन एनफ है, बट 3 या 5 मार्क्स में आया है तो आप कर दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जहां भी डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है, भले ही वो पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम रिलेटेड टू द टॉपिक। उससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, और जब आप डायग्राम बनाकर आते हैं तो एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर कट पता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। सो आप डायग्राम की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितने ज्यादा एग्जाम में देकर आएंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिटेड होता है। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। अब एक क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि मैम व्हाई वी शुड कीप ऑल द फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। मैम क्या जरूरत है सारे कांस्टेंट रखने, फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने की। सो द सिंपल आंसर इज कि अगर आपको ये देखना है कि आपके भाई कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की डिमांड को बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, दुनिया भर के फैक्टर हैं। कई बार फॉरेन पॉलिसी भी इफेक्ट कर रही है, कई बार इनकम ऑफ द कंज्यूमर इफेक्ट कर रही है, कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसी इफेक्ट कर रही है। तो आपको ये कैसे पता लगे कि अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है तो क्यों हो रही है। भाई हो सकता है कि भाई प्राइस में तो मैंने बहुत ज्यादा चेंज नहीं करा था, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से मेरे प्रोडक्ट के प्राइस चेंज हो रहे हो। इसीलिए अगर आपको जानना है कि क्या कोई चीज में चेंज आपके खुद के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज करने की वजह से आ रहा है, तो आपको अदर फैक्टर्स को चेंज रखना पड़ेगा। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। बाकी फैक्टर्स को आपको कांस्टेंट रखना होगा। क्लियर? नाउ इसके कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन से हैं डिमांड की। फर्स्ट इज इनवर्स रिलेशनशिप। अब तो पूरी तरह क्लियर होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि डिमांड में और प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव। इनवर्स रिलेशनशिप इज देयर इन द क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस। सेकंड इज क्वांटिटेटिव एंड नॉट क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड नॉट क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है कि ये आपको ये तो बताएगा कि आपके प्रोडक्ट के डायरेक्शन बताएगा कि अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड नीचे जाएगी, कि वो ऐसे जाएगी, है ना। इनवर्स रिलेशनशिप है, डायरेक्शन तो बताएगा, लेकिन उसको कितना मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया है वो नहीं एक्सप्लेन करेगा। क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है। मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, कितनी स्पीड से जाएगा, ये नहीं बताएगा। ठीक है। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि हम ये डेफिनेटली नहीं कह सकते कि अगर प्राइस में इतना चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में इतना ही चेंज आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एनीवन इज सेइंग कि प्राइस 10% राइज हो गई, तो नो वन कैन से कि अगर प्राइस 10% राइज होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड तो इतने परसेंट से ही गिरेगी। नहीं, वी नेवर से, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ इतना बताएगा कि हाँ प्राइस के राइज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्लाइन होगी, बट कितनी होगी वी कैन नॉट, हम ये वाली बात नहीं बता सकते। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। ये जरूरी नहीं है, हो सकता है ज्यादा हो 10% से, हो सकता है 10% से कम हो सकता है 10% के बराबर हो, है ना। सो इट विल डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स कि कितना परसेंट चेंज आएगा वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज वन साइडेड। वन साइडेड मतलब
कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि क्वांटिटी डिमांडेड में अगर चेंज आया है तो प्राइस में कितना चेंज आएगा, वन साइडेड। यानी कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, इतने ये गिर रही है, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है तो प्राइस इतने गिर जाएंगे, ये क्वांटिटी डिमांड गिर रही है तो प्राइस इतना बढ़ जाएगा। प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पे असर पड़ेगा, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज होने से प्राइस पे कितना चेंज आएगा ये नहीं बताएगा। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। सो वी स्टडी हियर अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, कि क्या है लॉ ऑफ डिमांड, उसकी डेफिनेशन हमने स्टडी करी, उसके assumption हमने स्टडी करे, वी सी इट्स कर्व, schedule and important fact related to the law of demand. This is all about today's session and I hope you enjoy the session, and if you like the session then please click on the like button, and if you have any doubt then you can write it in the comment box too. So have a nice day.